नमस्कार, चेतन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज बात होगी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के जुर्रत की, जिसने एक बार फिर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। आसिफ जरदारी ने वाराणसी के गंज साहिदा मस्जिद पर खतरे की बात कहा। उसके खिलाफ कोर्ट के फैसले के बाद शुरू होने जा रहे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने की बात कही है। दरअसल जरदारी ने अपने बयान में वाराणसी के गंज साहिदा मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत में कई ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थल खतरे में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का भारत के आंतरिक मामलों पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल यह मस्जिद रेलवे की अवैध जमीन पर बनी हुई है, जिसके लिए 1991 में रेलवे ने कानूनी लड़ाई शुरू की थी और 2024 में कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद रेलवे इस परिसर को खाली कराने का नोटिस मस्जिद प्रबंधन को बार बार भेजती रही और जब प्रबंधन ने परिसर खाली नहीं किया तो पिछले सप्ताह रेलवे ने मस्जिद की दीवार पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया और 20 जून की आखिरी डेडलाइन दे दी। अब 20 जून की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति का भड़काऊ बयान सामने आ गया। अब इस मस्जिद के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। मानवाधिकार के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, जिस दुनिया भर में जिसकी चर्चा होते रहती है। अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट में 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 23% थी, जो आज घटकर 1% रह गई है। मानवाधिकार आयोग की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 120 हिंदू लड़कियों, नाबालिग बच्चियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह करवा दिया जाता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। पाकिस्तान का संविधान, जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कहता है कि राष्ट्रपति मुस्लिम ही होगा, यानी कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान में कोई कानून है ही नहीं। एक तरफा बने ब्लास्फेमी कानून में कभी भी गैर मुस्लिमों को गिरफ्तार कर सजा जरूर दे दी जाती है। 2019 की यूएस डिपार्टमेंट की ही रिपोर्ट बताती है कि ब्लास्फेमी कानून यानी धर्मनिंदा कानून के खिलाफ के तहत अब तक पाकिस्तान में 84 के 2019 का ये डेटा मैं बता रहा हूँ कि 2019 में 84 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 46 को सजाए मौत दी गई और बाकी जेल में दोज़ख झेल रहे हैं। दरअसल भारत में पाकिस्तानी मानसिकता वाले नेताओं की बयानबाजी और उनके कृत्य के कारण भी पाकिस्तानी नेताओं की हिम्मत हमारे आंतरिक मामलों पर बयानबाजी के लिए बढ़ जाती है। 2015 में मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए मोदी को सत्ता से हटाने में पाकिस्तान कांग्रेस की मदद करे। कांग्रेस के लगभग हर नेता ने पुलवामा पर सवाल किए, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार के लिए पाकिस्तानी सरकार से कुछ नहीं कहा, ना ही उनसे जवाब मांगा, ना ही उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी का वाराणसी की गंज साहिदा मस्जिद को लेकर आया बयान केवल भारत के आंतरिक मामले पर उनकी टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश भी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न उठाएंगे। उस प्रश्न को जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा यह भी करेंगे कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति का वाराणसी के गंज साहिदा मस्जिद पर टिप्पणी करना भारत के धार्मिक राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए है। मैं एक बार कहूँगा कि सवाल जरा स्क्रीन पे लाएं कि क्या जो सवाल है पहला कि क्या पाकिस्तानी राष्ट्रपति के वाराणसी के गंज साहिदा मस्जिद की पर टिप्पणी करना भारत में चुनाव से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया गया कमेंट है। दूसरा जो सवाल है कि क्या कोर्ट के आदेश के बावजूद वाराणसी के गंज साहिदा मस्जिद को ध्वस्त करने के फैसले के लिए मुस्लिमों का विरोध जायज है। और तीसरा जो सवाल है कि क्या पाकिस्तानी राष्ट्रपति के भड़काऊ बयान के बाद रुक जाएगा मस्जिद का ध्वस्तीकरण। क्या जरदारी कभी पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके मंदिरों की सुरक्षा की बात भी करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे
उन पे हम चर्चा करें, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक प्रतिक्रिया आई है बीजेपी के सांसद की जरदारी के बयान के ऊपर, वो उस प्रतिक्रिया को सुन लेते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए कुछ चीज़ों को ठीक करना होता है। काशी एक इतना बड़ा पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल हो चुका है, करोड़ों लोगों की आस्था वहाँ पर जुड़ रही है। अगर किसी चीज़ के अंदर को हटाने की बात आती है तो ये प्रशासन निर्णय लेता है, ज़बरदस्ती कोई नहीं हटाता। ये भारत का अंदरूनी मामला है। और पाकिस्तान के अंदर जब मंदिर टूटते हैं तब वहाँ के राष्ट्रपति को कि मुंह में जबान पे ताले लग जाते हैं, तब वो बोलते नहीं हैं। और बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम होगा और कोई विध्वंस नहीं होगा। और उसका मुझे लगता है प्रशासन कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाल कर उनसे बातचीत की होगी। एक तरफा किसी बात के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं। तो जो बात हम कह रहे हैं वही बात सांसद भी कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में मंदिर गिराए जाते हैं, मंदिरों को आग लगाई जाती है और हिंदू नाबालिग लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करा कर निकाह करवा दिया जाता है अपने से 20 साल 25 साल बड़े लोगों से, तो उस पर कभी किसी की आवाज़ नहीं उठती, कभी उसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जब मस्जिद की बात आई है, कोर्ट के आदेश के बाद, उसके ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद रेलवे इसको ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा कर रही है, तो सभी की आवाज़ आने लगी है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उन मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे ये हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। टीपीएस त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा राना अली सोएब हैं, अध्यक्ष हैं PFUC के, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं राना अली सोएब से ही करना चाहूँगा। अली साहब, आप तो बहुत ही पाकिस्तान और भारत के मसलों पे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा रिसर्च है आपका, और आप इस तरीके की बातों पे अपनी बयानबाजी और अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। जिस तरीके से जरदारी का यह बयान आया, आपके राष्ट्रपति जी का यह बयान आया है, क्या आपको लगता है कि ये भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है? और ऐसा करने से उन्हें जिस बात के लिए वो कह रहे हैं वो बात हो सकता है कि और जो है ज़्यादा तीव्रता के साथ शुरू हो जाए यहाँ पे? राजा अली सोएब, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? लगता है आपको अपने आप को अनम्यूट करें अयूब साहब। राना अली सोएब साहब, अब अपने आप को बाहर लगाएंगे तब सही। मुझे लगता है कि उनको आवाज़ नहीं जा रही है। एक बार ज़रा साउंड को, तब तक मैं टीपीएस त्यागी जी के पास जाना चाहूँगा। त्यागी जी, आपको इस बयान के बारे में पता है? पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो पहली बार कोई इस तरीके का बयान नहीं दिए। भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप पाकिस्तान कोई पहली बार नहीं कर रहा है, और वो करे भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत के भीतर में भी जो नेता हैं वो भी तो इस तरीके की बातें करते हैं, उन्हें शह देते रहते हैं, तो वो भी बोलते रहते हैं। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि जिस तरीके से वाराणसी के मंदिर के बारे में यह जो बात की जा रही है, मस्जिद के बारे में जो बात की जा रही है, रेलवे के ज़मीन पे बना हुआ है और कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया है, और उसके बाद से अब पाकिस्तान से भी बयान आने लगा। देखिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे में आगे बढ़ के गलतियां निकाल देना, ये भी एक टैक्टिक्स होती है, और पाकिस्तान ये हमेशा से करता रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और उदाहरण से पहले ये समझें कि चीजों को अनुपातिक दृष्टि में देखना चाहिए। यानी पानी टेस्ट ट्यूब में भी है और पानी नदी में भी है, लेकिन टेस्ट ट्यूब के पानी में सरफेस टेंशन प्रोडोमिनेंट, ग्रेविटी नेग्लिजिबल। नदी के पानी में ग्रेविटी प्रोडोमिनेंट, सरफेस टेंशन नेग्लिजिबल। अब ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आप हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में कुछ मस्जिदें तोड़ी गई हैं, यकीनन मुजफ्फरनगर में, संभल में, बाराबंकी में, प्रयागराज में तोड़ी गई हैं। 4, 6, 8, 10, 12 से ज्यादा उनकी गिनती नहीं है। लेकिन अयोध्या में 30 मंदिर तोड़े गए हैं जो राम पथ में आ रहे थे। वाराणसी कॉरिडोर में 12 मंदिर तोड़े गए हैं, और कुल मिला के अगर देखें तो करीब 688 मंदिर पिछले 10 सालों में तोड़े गए हैं, या तो विकास के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या किसी एनक्रोचमेंट के लिए। अब उनके हिसाब से अगर देखें, खुद हिंदुस्तान में इतने, और जो मस्जिदें तोड़ी गई वो हार्डली है थी। मगर पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में आज़ादी के समय
करीब 1800 माइनॉरिटीज के मंदिर या गुरुद्वारा थे। आज बिल्कुल। की तारीख में करीब 35 बचे हैं जो वर्किंग में है। अब इमेजिन करें 1800 में से 35, और हमने हिंदुस्तान में जो अपने खुद मंदिर तोड़े हैं एक्चुअल रिक्वायरमेंट के लिए वो करीब 750, और जो मस्जिदें तोड़ी हैं वो 10-12, और उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये इंटेंशन है, ये इंटेंशन है किसी और बहाना है मस्जिद का, और वो इंटेंशन क्या है वो आपने बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमारे पास राना अली सोएब हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं PFUC के। राना साहब, यदि आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि जरदारी जी का जो बयान आया है भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वाराणसी की मस्जिद पे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि आपको लगता है कि ये किसी भी देश के आंतरिक मामले पे, अंदरूनी मसलों पे राष्ट्रपति जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कमेंट नहीं करना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो के अंदर। जी। दूसरी बात आपने ये कही है कि ये मामला जो है ये उठाने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे ये पहली तारीख नहीं है। मैं अगर आपको गिनवा दूं तो पिछले 45 दिनों के अंदर, ज्यादा दूर हम नहीं जाते, जब से नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत जो है वो संभाली हुई है तब से लेके अब तक तो शायद सैकड़ों क्या हजारों में ये मस्जिदें, दरगाहें और बाकी जो इस्लामिक सेंटर्स हैं उनको गिराया गया है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ पिछले 45 दिनों के अंदर अंदर, जून यानी मई और जून के महीने में, तो तकरीबन 23 मसाजिद हैं जो आप गिरा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये बीजेपी, और ये उन स्टेट्स में हो रहा है जिन स्टेट्स में टोटली तौर पर बीजेपी की हुकूमत है। तो ये कहना कि जरदारी साहब अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। पाकिस्तान के अलावा और भी 57 इस्लामी ममालिक हैं। तो अगर आप ये कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं जी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, एक तरफ कहते हैं भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, दूसरी जानब आप उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, आप उनकी मस्जिदें को गिरा देते हैं, आप वहां पे जो किसको नमाज नहीं, किसको नहीं नमाज पढ़ने दिया जाता है? भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ अभी इस समय आप कहाँ बैठे हुए ये बताइए। आपका लोकेशन क्या है राणा साहब? अभी आपका लोकेशन क्या है? मुझे स्क्रीन, हाँ जी, अभी आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा हूँ मैं। अभी स्क्रीन पे आपको भी ला रहे हैं, एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं। मैं आपका लोकेशन अभी जानना चाहता हूँ कि आपका लोकेशन अभी कहाँ पे है एक्चुअल? आप कहाँ से हमसे जुड़े? मेरा लोकेशन लाहौर, पाकिस्तान। तो मेरा लोकेशन लाहौर में बैठ करके आपको लाहौर की चिंता करनी चाहिए। आप वाराणसी की चिंता क्यों करें? भारत की चिंता क्यों करें? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो कर लेंगे। डॉक्टर मुमताज़ है यहाँ पे, आलम रिजवी है, वो कर लेंगे ना। अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और कांग्रेस तो यह भी कह रही थी कि भाई सिख को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने में भी दिक्कत है। किसी सिख ने तो नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नमाज देने के लिए, आप रिजवी साहब से मैं पूछता हूँ, रिजवी साहब का क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे नमाज पढ़ने में, मस्जिद जाने में? मैंने बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका। देखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक है सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए, तो इसमें भी हम ये कह रहे हैं कि शरई हुक्म नहीं है कि आप सड़कों पे ऐसे नमाज पढ़े जब तक कि परमिशन ना हो, और खास तौर से ऐसी जगह पे कि जहां अवामी वहां पे आना जाना है, तो किसी को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखना मैं समझता हूं कि ये शरई हुक्म है। और वो लोग सब बेहतर जानते हैं कि उस जगह पर नमाज ही नहीं हो सकती कि जहाँ पे परमिशन ना हो, जहाँ पे इजाजत ना हो। ऐसे किसी इधर उधर की जमीन पे ऐसे नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन हम ये जरूर यहाँ पे मसला उठाया जाता है कि भाई आप उसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं। तो वो हमारा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोग उस बात को कहते हैं। हमने तो कहा था कि भाई हमारे उलमा जिनको परेशानी हो रही है वो जाएं, और जाने के बाद एक डेलीगेशन के साथ और कहें कि भाई हमें हमारे मस्जिद के अंदर जगह कम है, हमें और जगह दी जाए ताकि हम बेहतर तौर पे नमाज पढ़ सकें। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, मैंने एक बार और कहा था कि भाई फजर में क्यों नहीं लोग दिखाई देते? सुबह की नमाज में आमतौर से मस्जिदें खाली होती हैं, बिल्कुल। ये जुमा में ही जो फर्ज भी नहीं है, तो उसी पे क्यों इतनी ज्यादा बहरहाल। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमारा इंटरनल मसला है। जहाँ तक देखिए ये बात है, सही है, 200 मंदिर काशी कॉरिडोर बनाने के लिए तोड़े गए। अब बहुत सारे मंदिर अभी यहाँ दिल्ली में तोड़े गए। लेकिन इससे देखिए बहस नहीं है कि वहाँ तोड़े गए और वहाँ डेवलपमेंट एक अलग चीज है। इंटेंशनली किसी को
टारगेट करने के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है वो एक अलग मसला है। कोई पोलराइजेशन के लिए कर रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि साहब हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कहा जाए कि साहब एक साहब को हमने बड़ा टाइट कर दिया है तो दूसरे जो है वो खुश हो जाएं। तो ये जो हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू हुई है ये गलत है, इसके हम खिलाफ हैं। ये ठीक नहीं है। जहां तक देखिए हम लोग बराबर पाकिस्तान से जोड़ देते हैं हिंदुस्तान को या दूसरे मुल्क। अरे भाई हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मुकाबला मुआवजा किसी से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, हम एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चीज ही नहीं है। वहाँ अभी प्रधानमंत्री है, कल पता नहीं कौन क्या हो जाए, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए। लेकिन हिंदुस्तान का जो मिजाज है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। यहाँ जो है जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, हमारा आइन सेकुलर है, सबका साथ सबका विकास का नारा यहाँ पे मोदी सरकार। बिल्कुल, राणा साहब को ये समझ में नहीं आता, पाकिस्तान में बैठे लोग जो है ये इनको अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में बैठे हुए राणा साहब को अच्छा नहीं लगता कि यहाँ के मुसलमान अच्छे से रहें, यहाँ के मुसलमान में सौहार्द है, तो यहाँ राणा साहब को अच्छा नहीं लग रहा है। मुकेश जी वहाँ से कई बार लोग आते हैं तो वो कहते हैं, सुनते हैं कि यहाँ नमाज मुसलमान नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, यहाँ उर्दू खत्म हो गई, यहाँ अरे भैया यहाँ कोई मदरसा ऐसा नहीं जहाँ उर्दू न पढ़ाई जाती हो पूरे मुल्क में। यहाँ तक कि केरला वगैरह, साउथ वगैरह में भी। मैं तो जर्नलिस्ट रहा हूँ, इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो 11 साल, और पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, कई मुल्कों का दौरा किया। तो यहाँ पे हर जगह नमाज रोजा, आजकल मुहर्रम चल रहा है, मैं गांव में आया हूँ, जुलूस भी निकल रहे हैं, मजलिस मातम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहीं बिल्कुल वही बात है, कहीं कहीं कुछ होता है, वो सब जगह होता है, सबके साथ होता है। ऐसी कोई बात, जो पाकिस्तान में जितने खराब हालात अल्पसंख्यकों के साथ हैं उससे कभी तुलना हो ही नहीं सकती भारत के मुसलमानों की। और जो राणा साहब करने की कोशिश करें, हमारे साथ अधिवक्ता विवेक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और प्रवक्ता भी है समाजवादी पार्टी के। विवेक जी, ये जो जरदारी का जो बयान आया है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कि आपको लगता है कि जरदारी ने जिस तरीके से वाराणसी मस्जिद के बारे में बयान दिया है, कहा है कि बयान तो दिया ही है, साथ में यह भी कहा है कि भारत में बहुत सारे जो मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं वो खतरे में हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मंच पे जितने भी उपस्थित सम्मानित पैनलिस्ट हैं, सभी को पहले मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके मन से चाहूंगा। आज देखिए, आज जो डिबेट है, ये इस डिबेट का परिप्रेक्ष्य अगर भारत के संदर्भ में है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि विदेश में बैठे किसी दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति को हमारे देश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे देश के एक आंतरिक मस्जिद का सिविल सूट का मामला है, टाइटल का मामला है। इसको कोर्ट में वो कमेटी देख लेगी, वो कमेटी सक्षम है, वो अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में इसको देख लेगी। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान को बैठ करके इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में मुस्लिम समाज के भी काफी अच्छे बुद्धिजीवी, एक से एक एडवोकेट्स हैं, बहुत अच्छी जुडिशरी हमारी है, तो वी आर कैपेबल इनफ टू डिसाइड आवरसेल्फ। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इतना इंटरेस्ट लेने से बेहतर है पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों पे ध्यान दे दे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उसके ऊपर आतंकवाद का टैग लगा हुआ है उसको कैसे खत्म किया जाए उस पर बात कर ले। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह भी है आश्चर्य की कि आज जिस तरीके से इस मस्जिद को लेकर पाकिस्तान ने बयान की है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने जैसा प्रेरित होता है। भारत के आंतरिक का बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे भारत सक्रियता से सर्वदलों के साथ अपने क्रियान्वयन कर रहा है, तो पाकिस्तान को इतनी दिलचस्पी लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर का आंतरिक मामला है, हम देख लेंगे इसको। बिल्कुल विवेक जी, एक चीज़ और भी है, जो स्थानीय जो जिस मस्जिद की बात हो रही है, गंज शाहिदा मस्जिद की, उस मस्जिद के मौलवी और वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। मैं चाहूँगा कि उस पर भी आपकी टिप्पणी हो, क्योंकि कोर्ट का फैसला 33 साल की लड़ाई है, 33 साल तक रेलवे ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई लड़ने के बाद भी फैसला आया है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर आप किसी पे तो यकीन करेंगे ना? नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए, अभी उनके पास लीगल एड की काफी उनके पास ऑप्शंस ओपन है। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इसको फाइट कर सकते हैं। उनके पास अगर क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो डेफिनेटली, मैंने पहले ही कहा कि ये तो सिविल सूट है, एक तरीके से लैंड एक्विजिशन का मामला ये बनेगा पूरी तरीके से। ठीक है, नाम मस्जिद भले दे दिया जाता है, मंदिर मस्जिद तो एक नाम होते हैं, लेकिन तरीके से देखा जाए तो टाइटल सूट का मामला है कि लैंड एक्चुअली है किसकी। तो ये लैंड का जो क्लेमिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको इन्फेक्चुअस करने से बेस्ट है कि वो जो ऑर्डर आया है उसकी अपील में जाए, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करे। हाई कोर्ट से आगे आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनके पास इंटरनल लास्ट ऑप्शन में 2 रेमेडीज अवेलेबल होंगी। क्यूरेटिव पिटीशन भी लास्ट ऑप्शन आपके पास है। तो भी अभी आपके ऑप्शंस बहुत है। अब ये लड़ाई चल रही है, मतलब ये लड़ाई अभी और लंबा है, 33 साल की लड़ाई हो चुकी है, मुझे लगता है कि 33 साल तक और जा सकती है ये।
क्योंकि अभी तो बिल्कुल एक कोर्ट जुडिशियल में मामला है, 33 साल जुडिशियल लगे मामले हैं। में तो- जी। बिल्कुल। मैं एक बार भारत की कानूनी स्ट्रक्चर को ही ऐसा बनाया गया है कि सिविल टाइटल के जितने भी मैटर्स होते हैं, अगर आप देखिए तो वो 5-10 साल नॉमिनल होते हैं कि उनको उतना खींच ही दिया जाता है। वो कभी डेट्स नहीं है, कभी बाइकआउट नहीं है, कभी जजेस नहीं अवेलेबल हैं, कभी जुडिशियल इश्यूज बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो सही मुझे बोला। लगता है मैं कि एक प्रोसेस बार लो। राणा साहब के पास जाऊंगा और वो उन पर भी मैं आपकी टिप्पणी लूंगा। राणा साहब, अली सोएब साहब, आप कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, यहाँ पर मुसलमानों की स्थिति खराब है, यहाँ पर जो मस्जिदें जो हैं वो खतरे में हैं, आपके राष्ट्रपति कहते हैं। जरा आपने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालात के बारे में ज़रा बताएं कि वहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ करीब 23% अल्पसंख्यक थे, जिसमें हिंदू, सिख और ईसाई वगैरह सब थे। अब केवल 1% रह गए हैं, तो बाकियों का क्या किया पाकिस्तान ने, ज़रा आप कुछ बताएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है शायद आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दी है, जिसने भी रिसर्च करके दी है। उस टाइम पे नहीं, कितने ये थे और यूएस आज कितने थे, ये यूएस डिपार्टमेंट जो है ना, बात यूएस लॉ पे- डिपार्टमेंट का जो है उनका डेटा है जी। इस बात पे हम बाद में आते हैं। असल आज का जो मुद्दा है, अगर आपने ये कहा कि ये भारत का हमारा अपना एक मुद्दा है। इंटरनल मामला है, हाँ, अगर इंटरनल मामला था तो जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है, फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर हम यहाँ पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर हम डिबेट कर रहे हैं वो तो इसलिए इसका कर रहे मतलब हैं है क्योंकि कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान तो को उसकी लाजमी जात है। बताना जरूरी हाल में- होती है ना, हाल में पाकिस्तान कुछ- को आईना दिखाना जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं लात के भूत जो है वो बात अब से अगर नहीं मैं दूसरी मानते, जानिब- तो हम लोगों को हमारे- करना पड़ता है। हमारे मुकेश जी मेरी गुजारिश एक ये है कि सर आप जवाब सुन लिया करें ना, असल में आप जवाब सुनते नहीं है, क्योंकि नहीं, आप बीच में बात ही ऐसी कर देते बड़े हैं ना। अच्छे तरीके से बाकी जी, नहीं देखे ना। अब अगर मेरे जो जितने बाकी को पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बातें की हैं, फिर मेरा भी काम था, मैं भी बीच में बोलना शुरू कर देता कि वो गलत बात कर रहे हैं। मैं नहीं बोला ना, मैं चुप करके सुन रहा था, तो लिहाजा मेरी भी सुने। चलिए ठीक है आपकी अब बात। मुझे खुशी है कि मेरे साथ पैनल में एक मुसलमान भाई बैठा है जो ये कहता है जी हमें कोई मसला नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। यही नरेंद्र मोदी जिनकी आप गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेंगे, यहाँ पे मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्ड पे बातें हैं आपके मीडिया के ऊपर, ये ये मौजूद कहाँ है। रिकॉर्ड मुझे में इसको है, बताने ये की किस जरूरत रिकॉर्ड नहीं में है? आप जरा बताइए, आप- आपके पास तो इंटरनेट है, आप बताइए जरा सा। आपके मिनिस्टर हैं, आपके ये मिनिस्टर हैं जरदारी का राजनाथ बयान सिंह, है। वो भी ये कहते हैं। आपके नहीं, वहाँ आपने पे अभी जो नरेंद्र इस मोदी वक्त- प्रधानमंत्री के नाम से यह बयान दिया, बाकी चीज छोड़ दीजिए। आपने कहा कि रिकॉर्ड पे है, कहाँ रिकॉर्ड पे, जरा बताइए, मैं भी देख लूं। ये आपके मीडिया ने रिकॉर्ड में किया अरे हुआ हमारे है। अभी आपके इस पास वक्त है ना, आप बताइए ना कहाँ पे है, आप बताइए कहाँ पे है। आपने ये बात की ना, हमने तो नहीं कही ये बात। अच्छा राणा साहब बताइए, आप क्या लीजिए ना गुलामबाजी कितनी है? राणा यार साहब भाई आप तो चुप करो, मैं आपकी बात में बोल रहा हूँ, आप चुप करो। आप नहीं भाई, आप क्यों बीच में क्यों बोल चुप रहे हैं, रहेंगे तो भाई? क्यों आपसे बस- सवाल नहीं पूछ सकते कि आप कुछ भी गलत बयानी करोगे तो जवाब सवाल नहीं पूछेंगे वो। आप पता नहीं किस किस्म के वो एक अपने आप को ये टीवी चैनल के ऊपर बैठने के चक्करों में आप सब कुछ भूल गए हैं कि जी एक मस्जिद को मैंने आपको बताया है कि पिछले 45 दिनों में आपने 23 मस्जिदें गिराई हैं, और आप यहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं कि भारत सेकुलर है, भारत में मुसलमानों को बहुत ज्यादा जो है वो दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान सेकुलर है क्या? तो सेकुलर पाकिस्तान है। विवेक जी, ठीक है विवेक जी, हमें इसे कोई एतराज नहीं है, हमें इसे कोई एतराज नहीं है। मुसलमान आपने जहां पे अभी गुफ्तगू की है ना पाकिस्तान में बाकी मामला थे। आप राणा साहब आप जो बोल रहे हैं कि पिछले 23 दिन में 45 मस्जिदें गिराई गई है, आप उनमें से लिस्ट निकाल के दीजिए, तब तक मैं विवेक जी के पास जा रहा हूँ। तो उसके लिए ये मेरे पास मैं- लिस्ट है, मैं- ये देखिए, ये लिस्ट मेरे अरे पास मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ है। जाए, एक मिनट मेरी बात आ जाए। एक मिनट मुझे दे, मैं उसकी आपको बात सारी हो बात रही बता थी। देता हूँ। ठीक है, मेरी बात आप आ जाए, निकालिए, मेरी आप बात आ जाए। विवेक जी बताइए। विवेक जी आपको आवाज आ रही है? जब उनका नेटवर्क इशू है। जी आप त्यागी जी के पास में एक बार जाना चाहूंगा। त्यागी जी, इन्होंने जो कहा है मेरी जी, जी मुकेश जी, देखिए, लिस्ट सुन लीजिए, पाकिस्तान मेरे पास ये में लिस्ट है। पाकिस्तान की बात हो रही थी, सुन लीजिए। अरे मेरी बात आने दीजिए भाई। अच्छा त्यागी जी, एक बार विवेक जी का फ्रेम आ गया है, मैं बोलता हूँ एक बार। जी राणा साहब, एक बार विवेक जी को सुन लीजिए। जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए केवल 17 स्कूल है जहां 6 लाख मस्जिदें हैं। ये सरकार आधिकारिक रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिएगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 28,000 से ज्यादा उर्दू स्कूल है और मदरसों की संख्या 24,000 से ज्यादा है।
तो आप इसी से अंतर देख लीजिए कि आप पाकिस्तान में बैठ करके भारत की मस्जिद और भारत के लोगों की चिंता कर रहे हैं, और आप जो ये डिफरेंशिएशन है वहां पे अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, मुझे लगता है आपको अपने देश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करना चाहिए। भारत में, मैं फिर कह रहा हूं, भारत की जो व्यवस्था है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ मुस्लिम सुरक्षित भी हैं, और यहाँ के मुस्लिम भारत को पसंद करते हैं, इसलिए वो भारत में, उनकी अपनी चॉइस थी भारत में रहना, इसलिए उन्होंने भारत को चुना। और आप पाकिस्तान में जो व्यवस्था आप लोगों ने बना रखी है, वहां पे अमानवीयता के जो दृश्य आते हैं, वो जिस तरीके की बातें वहां से निकल करके आती हैं, मुझे लगता है भारत के लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। इसीलिए आप टूरिज्म इंडस्ट्री को ही अपने देख लीजिए। आपके पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है आपका, वो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या आप टूरिज्म को प्रमोट कर पाए? पाकिस्तान के टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या हाल है, जरा बताएंगे आप? इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री के 1/4 आपकी जीडीपी भी नहीं है, और आप बात कर रहे हैं बैठ करके वहां से भारत के रिफॉर्मेशन की, भारत के मस्जिद को लेकर आपको चिंता है। मैंने कहा ना, भारत में बहुत ही सक्षम लोग हैं, भारत में बहुत सक्षम कैपेबल लोग हैं, कमेटी कैपेबल है, अच्छे लॉयर्स हैं, अच्छे यहाँ के सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। वी विल टेक केयर, वी विल मैनेज। आपको, मुझे लगता है कि इतनी चिंता करने से बेहतर आप अपनी जीडीपी पे फोकस करिए। एक समय था पाकिस्तान को गधे बेचने की आवश्यकता पड़ गई थी, उस स्थिति में दोबारा मत जाइए। ये हमारे देश का मामला है, हम अपने देश के अंदर देख लेंगे। मुकेश जी मैं जवाब देना चाहूंगा। टूरिज्म की इन्होंने बात की तो नहीं, मैं राणा साहब मैं आऊंगा, अभी हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। राणा साहब मैं आऊंगा आपके पास, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राणा साहब जो बोल रहे थे, राणा अली सोहेब पाकिस्तान से हैं बैठे हुए, बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि गंज शाहिदा मस्जिद जो है उसको ध्वस्त करने के लिए रेलवे की जो लड़ाई थी वो जीत गई है रेलवे, और 33 साल लगे, लेकिन अभी लगता है कि और भी कानूनी लड़ाई जो है वो और लंबी चलेगी, और फैसला क्या होगा ये तो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत के अंदरूनी मामलों में अपनी बयानबाजी शुरू कर दिया है उन्होंने, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ हैं राणा अली सोहेब जो कि पत्रकार हैं। अली सोहेब शायद अभी हमारे साथ नहीं, मैं एक बार वापस जो है मैं बीच में रोक दिया था टीपीएस त्यागी जी को। मैं चाहूँगा त्यागी जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मस्जिद के गिराने के ऊपर आज की डिबेट शुरू हुई थी जी, और मैंने आपको डेटा दिया था जी, कि 1800 माइनॉरिटी के मंदिर और गुरुद्वारे वगैरह थे जो आज 40 रह गए, यानी कि वहां पे उनका डेमोलिशन आवश्यकता के अनुसार नहीं, कसदन किया गया, धर्म के आधार पर किया गया। हिंदुस्तान में मैंने आपको आंकड़ा दिया था, यहाँ जो हमने थोड़े बहुत मस्जिदें गिराई हैं वो मंदिरों के मुकाबले डेसिमल लेवल में है, और वो भी आवश्यकता के अनुसार। एक बात, अब मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो अभी दुआई कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर करीब 58 करोड़ लोगों को मकान दिया जा रहा है, बहुत सारों को मकान दिए गए हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिम है। अगर किसी मुसलमान को हिंदुस्तान में तकलीफ हो तो किसी ने कहा है कि आज तक कि मैं हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, जबकि पीओके के लोग चिल्ला कर कह रहे कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। यानी जो मुसलमानों की संख्या यहाँ आजादी के समय करीब 7% थी, आज 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, 27 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। तो फिर ये तो खुशी की बात है, और वहां पे 23% से घट के 1% से भी कम हो चुके हैं। अब आज की ही बात लीजिए, आज इन्होंने महंगर बलोच और उनके साथियों को आजीवन कारावास दिया। ये बलोच लेडी के पास न तलवार थी, न कोई हथियार था, न ये किसी संघर्ष में शामिल थी जिसके अंदर हथियार शामिल हो, कोई इन्होंने वायलेंट काम नहीं किया, सिर्फ एक तकरीर कर रही थी बलोच के लिए। इनको पहले अरेस्ट कर लिया गया और आज उन्हें और उनके साथियों को इन्होंने सजा दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या वहाँ जस्टिस है? क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? जो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, अब उसमें फिर ये सवाल उठाते हैं
कि साहब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ में अन्याय हो रहा है। अन्याय तो अगर इनके यहाँ पूछूं, बलोचों के साथ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, पाक पीओके में हो रहा है। अच्छा, अगर ये ना हो रहा होता, हमारी बात नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि पीओके में पाकिस्तान की फौज की पतलूनों को उतार के लटका दिया गया था और उधर अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल राणा साहब, फ्रंट लाइन में राणा साहब वापस आ गए। राणा अली सोहेब साहब हमारे साथ। एक बार त्यागी जी मैं इनसे सुनता हूँ, बीच में ये इनको रोक करके मैंने ब्रेक ले लिया था। राणा साहब अपनी बात पूरी करें आप। मुकेश जी, बात यहाँ पे हो रही थी, मेरे जो बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अपनी टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान अपनी टूरिज्म को गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद जो बाकी नॉर्दर्न एरियाज हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर पा रहा है। असल मसला कहाँ पे है? असल विवेक मसला जी ये ने है डेटा कि दिया था, हमें- विवेक जी ने या डेटा मुझे के ये साथ कहने आप की डेटा है- बताइए ना। मैं डेटा वही बताने लगा हूं ना। हाँ। मार्च 2025 कर्नाटका एक इसराइली टूरिस्ट को गैंग रेप किया गया इंडिया में। उसके बाद आ जाए मार्च 2024 झारखंड, वहां पे स्पेनिश ट्रैवलर को गैंग रेप किया गया। तो मैं तो पता नहीं आपके लिए अलग कोई न्यूज एजेंसी या कोई अखबार है जो कि ये खबरें आपको देता रहता है? यूएन ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया था। लिहाजा ये इन चीजों को आतंकवाद का टैग है आप आपके ऊपर। टूरिज्म को अपने पहले ये इंटरनेशनल देखिए कि टेररिज्म की आपका फंडिंग मुल्क के जो आरोप हैं आपके वो ऊपर। सेफ है। और क्या भारत उस का सबसे मुल्क बड़ा में आतंकवादी टूरिज्म दाऊद जो आपकी फॉरेन गोद में टूरिस्ट बैठा हैं वो हुआ है। आते हैं, वो सेफ है? क्या एक आधे अच्छा, दाऊद के घर का एक एड्रेस भी बता दीजिए, फीमेल आप तो ट्रैवलर जो पत्रकार है, हैं। फीमेल इन्फ्लुएंसर, वो रोड के ऊपर चल सकती है? तो जवाब इनकार में है। अब आ जाए उस तरफ, आपने कहा जी आप लिस्ट ढूंढ के रखें, ये मेरे पास लिस्ट है। अगर आप मुझे 30 जरा सेकंड दाऊद देंगे का ना तो मैं एड्रेस बता आपको दीजिए, कौन सी, ये क्या चीज़ों के कौन सी नाम लिस्ट है, जरा बताऊं। पढ़ के बताइए ना, इन मस्जिदों पता नहीं के चल रहा। नाम, जो क्या पिछले क्या लिस्ट है, 45 बताइए दिनों जरा, में क्या है हमने लिस्ट, बनाई क्या है? लिहाजा क्या है? कोई भी पेपर आपने दिखा दिया, क्या लिखा हुआ लिस्ट में बताइए ना, पता तो नहीं चल रहा है। आप दिखा रहे हैं कैमरे में, पता नहीं चल रहा है कौन सी लिस्ट है, ये बताइए, पढ़ के बताइए क्या है लिस्ट ये। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि 30 मई को आपने 2 मस्जिदें बांद्रा ईस्ट मुंबई में गिराई। 1 जून को आपने गुजरात में ग्रेवयार्ड गिराया। 2 जून को आपने महाराष्ट्र में गुड़गांव दरगाह को गिराया। 2 जून को ही आपने बनारसी जो अजगायब मस्जिद है उसको गिराया। 3 जून को पूना में आपने जो दरगाह है उसको गिराया। 5 जून को आपने सांबल दरगाह जो है उसको गिराया। 6 जून को भी आपने जो मस्जिद मुस्तफा कादरी है उसको आपने गिरा दिया। 10 जून को आपने सांबल ईदगाह को फिर गिराया। 18 जून को आपने नूरानी मस्जिद गिरा दी। उसके बाद 8 जून को आपने महाराष्ट्र में नूरी मस्जिद को गिरा दिया। और जून के महीने में ही 17 जून को आपने 1000 साल पुरानी जो मस्जिद है जिसको सैयद शाह बाबा मजार कहा जाता है, आपने वो गिरा दिया। और अभी आप कह रहे हैं कि आपको और पता नहीं है, आपको या यहाँ पे सोहेब कुछ हो साहब नहीं रहा इतनी भारत में। मस्जिदें गिर गई है सोहेब साहब, ये मैं पाकिस्तान में अपने- बैठे ये आपको इतना आपकी- दर्द हो रहा है, आपको आपके आपने ही- लिस्ट बना ली, आपको इतना ये दर्द हो रहा है। आपके ही- रिजवी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। मजारें थी जो मस्जिद तो उसमें 2-3 ही है, उनको बाकी ना तो हो, मजारें थी उनको ना जो हो, कहीं मुझे भी तो- बना उसका दे। मैं नहीं जवाब कहता। त्यागी जी ने मेरे सबसे साथ तो पहले दे दिया था, मस्जिद अपने में जाती है। ओपनिंग स्टेटमेंट में ही उन्होंने दे दिया था जवाब। मस्जिद है कि नहीं है, ये अगर मुसलमान भाई हम अपने देश में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है भाई साहब? यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मस्जिदें भी टूटी, मंदिरें भी टूटी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को, तो फिर आप क्यों बात करते हैं? मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको, वो तो आप जब ने कहा, आपने जब बात कही तो हमने कहा कि आप अपने घर को देख लीजिए, हम अपने घर को देखते हैं। आपके राष्ट्रपति उछल उछल के आ जाते हैं बोलने के लिए। यहाँ पर इनफैक्ट मसला जी, रिजवी साहब बोल, एक मिनट, ठीक है, रिजवी साहब बोलना चाह रहे हैं, रिजवी साहब जी, मुमताज रिजवी। मैंने हिंदुस्तान की बड़ी फिक्र है। गाजा में क्या किया, इतने लोग मारे गए, इतनी मस्जिदें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ तबाह कर दिया। क्या किया पाकिस्तान ने? क्या किया, क्या बोला, क्या एक्शन लिया, कहां फोर्स भेजी, कितने लोगों को मार दिया, बताइए जरा से क्या किया? आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, जो लिस्ट लिए बैठे हो ना, वो हिंदुस्तानियों ने ही शिकायत की है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में लोग आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं। जहां पे उनको लगता है अभी आप कह रहे थे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुकदमा चलता है। अभी आप कह रहे हैं इन्होंने नहीं कहा था, ये आपने कहा था। तो ये रिजवी साहब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटी हिंदू नहीं, माइनॉरिटी शिया का जिस तरह से मारा जाता है, वहां पे क्या करते हो आप लोग? क्या बोलते हो? कोई न्यूज जारी होती है? कहाँ प्रोटेस्ट करते हो आप? बम से उड़ा दिया जाता है मस्जिदों को, इमाम बाड़ों को, करबलाएं वहां पे बम फोड़ दिया जाता है। हाँ,
80, 100, 150 लोग मार दिए जाते हैं एक साथ। क्या बोले? कितनी लिस्ट है आपके पास? मैं गिनवाऊं आपको लिस्ट कि क्या होता है पाकिस्तान में? क्यों करबला में धमाके करते हो, मातम में? क्यों शियों की मस्जिदों में धमाके वहां कर दिए जाते हैं? क्यों वहां के बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है, स्कूली बच्चों को? क्या है ये पाकिस्तान में? तुम पाकिस्तान का मुकाबला ये आप- मारना हिंदुस्तान से करोगे? ये हमें सबक सिखाओगे? नरेंद्र नहीं, हमें ये बताओगे? नरेंद्र मोदी से हम पूछो आबादी जाके, खाते में ये लड़ना नरेंद्र- जानते हैं। जितनी आबादी नहीं है उतने ज्यादा यहाँ मुसलमान हैं। कर रहा है। आपको पता होना इसका चाहिए। चेहरा इसलिए देखिए, चेहरा पूरी दुनिया ने धरती देख की लिया है इस ताकत वक्त। पे लिहाजा अपना आप सियासी उल्लू मत आप ठीक मुझे ये कीजिए। मत समझाइए, ठीक है? आप मुझे ये मत हिंदुस्तान पढ़ाइए के लोग, कि हिंदुस्तान जो है के आप के लोग दो मसले समझदार बताए हैं, आप उसको अपनी लड़ाई देखें। लड़ना ये जानते हैं। मसला यहाँ नहीं है, डेमोक्रेसी मसला नहीं है, है। यहाँ अदलिया है, समझ गए? लेकिन जहाँ पे ना डेमोक्रेसी है ना इदलिया है, वहाँ तानाशाही है। और मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। अमेरिका चला रहा है, चीन चला रहा है, या सऊदी आपका जानना चला रहा है? जरूरी भी नहीं चला है। कौन रहा है पाकिस्तान को? आपको जानना आपको जरूरी भी ना नहीं है पता आपके होगा। लिए। बताइए कौन चला रहा है? आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कौन चला रहा है। शरीफ चला रहे हैं क्या? आपको जनरल आपके लिए मुनीर चला जानना रहे हैं? जरूरी क्या नहीं अच्छा है। जनरल मुनीर बताइए? लिहाजा हाँ, बिल्कुल ठीक है, अमेरिका में बिल्कुल ठीक अमेरिका क्या है। है? आसिम मुनीर क्या है अमेरिका? आसिम मुनीर चला रहा तानाशाह है है, अमेरिका। आसिम मुनीर चला रहा है। होंडा है अमेरिका। फिर क्या क्या करें? भाई आसिफ नहीं, मुनीर आसिफ कोई मुनीर चुना चला हुआ रहा है, चुना ठीक है, हुआ चला रहा है। प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो आप फिर डेमोक्रेसी क्यों कहते हो? बोल दो सैनिक शासन है हमारे यहाँ। क्या रिश्तेदारी आप जब कह रहे हो कि हमारे यहाँ मुनीर चला रहा है, अमेरिका कह दो कैसा सैनिक मानते शासन हैं? है। बताइए, चलिए आप बताइए, अमेरिका कैसा मानते हैं? आसिम मुनीर अमेरिका आसिम कैसा जानते मुनीर हैं? बताइए, बोलिए। हम आपकी तड़प जानते हैं। आसिम मुनीर नाइटमेयर है आपके लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं आसिम मुनीर आपके कंधों पे सवार रहे और हमेशा रहेगा। आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी जो ये अरे आसिम मुनीर जैसे, वो हम सुनिए, कोई वो हम हैसियत महसूस नहीं, कर रहे कोई हैं औकात और हम नहीं है। इंजॉय कर रहे हैं। आसिम मुनीर हम जैसे enjoy लोगों कर रहे की, हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बात नहीं है उनकी। हाँ? चलिए टीपीएस बातों से में पड़े रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इसलिए मैं इस तरीके की बातें करता नहीं, पाकिस्तान लेकिन आप अरे बिना भाई, वजह भाई, दूसरों के पट्टे में टांग मत भाई, अड़ाइए मेरे बात भैया। सुन, बात सुन। अपना देख लीजिए, गाजा जाइए, भैया गाजा में जाइए, मदद कीजिए वहाँ के भैया, लोगों को। भैया, बात भूखे सुनो। और प्यासे मुझे- लोग हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में बात करना, गाजा पे बात करो, फिलिस्तीन पे बात करो, लेबनान पे बात करो, जा करके सीरिया पे बात करो, वहां पे क्या हो रहा है। थोड़ा हिंदुस्तान सा- में ठीक है, आप हिंदुस्तान थोड़ा सा- चेक करना पड़ेगा। हम लोग इतने थोड़ा सा- कैपेबल हैं कि हम अपनी बात कर लेंगे। आप कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जाके बता दीजिए। जी राणा साहब बताइए, हमें हमदर्दी की जरूरत भाई, नहीं है। ना, भारत के मत- मुसलमानों मत- को, मत- पाकिस्तान के तुम मुसलमानों देख की रहे हो हमदर्दी की भैया। जरूरत नहीं है। आप लोग अपने मसले को देखिए ना, आपका अपना मसला इतना बड़ा है, आप हमारे मसले में क्यों आ रहे हैं? अरे अपने मसले नहीं, चलिए दूसरों के मसले देख लीजिए। अरे फिलिस्तीन के लिए क्या किया बताइए, जवाब था इनके पास। जा करके पैर पे गिरते हो डोनाल्ड ट्रंप के, जितने 168 बच्चियों को मार दिया मिलाप में। शर्म नहीं आती आप लोगों को? है? बात अच्छा, करते हो हिंदुस्तान की। अब मेरी बात अब भैया बात सुन लो चुप करके। क्या हो गया है? पानी पी लो, भैया क्या सुनने, पानी पी लो जरा, तो कम से कम पानी पी लो, पानी आप पी क्या लो। बोल रहे हो? लड़के मारने से क्यों लोगों लड़के ने मारने पैसा से मिलता आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, उस हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी वो बुचर ऑफ गुजरात है जिसने गुजरात के अंदर आप जैसों को जिबा कर दिया था। और आपको शर्म नहीं आ रही यहाँ टीवी पे बैठ के नरेंद्र उसको मोदी से आपको डिफेंड डर करते लगता हो। है, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपको नजर आनी है? चाहिए। सुनो, ठीक है, सुनो, हम बता दें आपको। आपके चेहरे से सुन बात है लीजिए। कि आप कौन हो, सुनिए, तो लिहाजा जो आप किया उठ गया, के तो ये बात कर रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हो। जिस इंसान ने इसराइल के वजीर आजम के साथ मिलके ईरान के ऊपर हमला करवाया, उसको डिफेंड कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। तुम्हें फलस्तीन नजर आ रहा है, तुम्हें ईरान नहीं नजर आ रहा। तुम्हें 140 बच्चे वहां पे स्कूल के अंदर जो शहीद किए वो नजर नहीं दिख रहे हैं। जितनी आवाज आप बैठे हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, आपको मुसलमान कहते हो। हिंदू हो और यहाँ पे टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हो मुसलमान हो। अरे राणा, मुसलमान तो बना लो। इजराइल के खिलाफ आप बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ अमेरिका के खिलाफ। हम तो बोल रहे हैं बोलो। नीदरलैंड के अंदर क्या हो रहा है? पूरी मुर्दाबाद दुनिया बोलो। पूरी दुनिया इजराइल पूरी मुर्दाबाद दुनिया बोलिए। पाकिस्तान को सलाम कर रही है। आतंकवाद मुर्दाबाद बोलिए, जैश ए मोहम्मद आपकी मुर्दाबाद बोलिए, frustration ये बता रही है, अल-कायदा आप- मुर्दाबाद बोलिए, डॉक्टर आपकी भाष नहीं डाल रहा। मुर्दाबाद बोलिए। आपके नरेंद्र मोदी को किसी ने पूछा है कि कौन है वो? किसी ने पूछा है मोदी को कि किधर हो भाई?
ये दुनिया इस वक्त सलूट दोनों हाथों से मार रही है पाकिस्तान को, दोनों दुनिया। हाथों से। और आपकी चीखें हम बर्दाश्त ऐसा कर रहे आपको हैं। पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अरे राणा सुनो, सुनो राणा, मैं बताता हूँ, अभी सुनिए, मैं बताता हूँ। आप कहते हो ना किधर है, अभी आप बताइए। डिमांड की इजराइल ने हमास को टेररिस्ट कहा जाए, हिंदुस्तान ने कहा नो। कहा हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कहा जाए, हिंदुस्तान ने कहा नो। कहा कि अंसारुल्लाह हौती को टेररिस्ट डिक्लेयर कीजिए, इजराइल ने कहा, हिंदुस्तान ने कहा नो। फिर एक फौज बनाने की बात आई, अमेरिका ने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाए, हिंदुस्तान को इनवाइट किया गया, हिंदुस्तान ने कहा नो। आपको कुछ पता है? हाँ, आपको कुछ पता है? बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। भाई दोस्ती और है। हिंदुस्तान हर स्टेट आदमी ऑफ अपनी हुर्मुज को फॉरेन बंद पॉलिसी करवाने रखता है। वाला, स्टेट ऑफ हुर्मुज को कदमों पे बंद गिरता करवाने वाला मुल्क है जा करके हिंदुस्तान। हाथों को छोड़ देगा। आप पहले थोड़ा जा करके सा- कटोरा लेके थोड़ा भीख सा- मांगना, आप ये और सोहेब साहब आप कहाँ से भाई, जानकारी मेरे- लाते हो, ये दुनिया को पता नहीं है। आप भारत क्यों बंद कराएगा, भारत क्यों बंद कराएगा हॉर्मुज को? कर देगा, थोड़ा सा सुकून करो। इतना ज्यादा चीखने से हिंदुस्तान का जो पलड़ा है वो ऊपर नहीं हो जाएगा। मैं आप चीख रहा बताएं हूं, कि मुझे क्या अफसोस किरदार है इस बात आपका का है ईरान कि इसराइल, क्या पाकिस्तान को किरदार है जहां बोलना आपका, चाहिए, क्या किरदार है वहां नहीं बोल रहा आपका, है। क्या फिलिस्तीन पे किरदार कितना है बोले आपका? बताइए, ठीक है, कितना बोले? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे साथ हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास जो है अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस लौट के आते हैं, चर्चा इसी तरीके से जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि वाराणसी की मस्जिद पर पाकिस्तान ने जिस तरीके से बयान बम चलाया है और कहा है कि भारत में पाकिस्तान के लोग, भारत में जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं है, भारत में जो मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं वो सुरक्षित नहीं है, इस तरीके का बयान देना। इनफैक्ट ये बयान केवल मस्जिद पे नहीं है, ये बयान 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले बयान देकर पाकिस्तान एक तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें केवल पाकिस्तान या पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ही नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले जो दूसरे राजनीतिक दल है उनकी भी मंशा इसी तरीके की होती है। इस पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वक्त हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।